ओके, वही तो, बाकी तो कोई आया नहीं अभी तक। ये हमारे इस्लाम अंधेरा क्यों है इतना? सर वो लाइट पीछे है। तो समझ में नहीं आता ना कौन है तो। सर मतलब इधर मुड़ेंगे तो फिर उधर। ठीक है। बाकी लोगों को आने दो, अब क्या करें, आज इसको खत्म करने का चैप्टर। क्या बात है, बाकी लोग नहीं आ रहे? फैजा, कैन यू रेज योर हैंड? कल आप एब्सेंट है, कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया। हाँ, और होमवर्क किसने किसने दिया अभी चेक करते हैं, क्योंकि मलिया का होमवर्क आया, बाकी मलिया ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन वगैरह ड्राइंग भी की है, बहुत अच्छी है ना। धनश्री छोड़ दी क्लासेस क्या? आज नहीं ज्वाइन करेंगे सिर्फ? आप शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
वैसे भी धनश्री 8:15 8:30। ठीक है फैजा, होमवर्क ये देख लो, ठीक है। चलो सानिया तो आगे, महक बाकी है, पर चलो शुरू करते हैं हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। महक भी आ गई, शुरू करते हैं। किसी ने भी नहीं भेजा मेरे को होमवर्क, होमवर्क किसी ने भी नहीं भेजा, सॉरी। चलो आज कंप्लीट करते हैं, मेरे को कल होमवर्क चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देख रहे थे हम, 6 एविडेंसेस। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, पहला एविडेंसेस में देखे मॉर्फोलॉजिकल देखे पहला, है ना, पोजीशंस वगैरह सब सेम रहती है, शेप सेम है करके। उसके बाद में एनाटॉमिकल, ह्यूमन हैंड, ऑक्स का पैर, 4 लेग, पेंटेग्यून के बैट के पर, और फ्लिपर वेल की जो उसका ये है बड़ी कान के पास का पर्दा, इन सारों के बोन का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस। उसके बाद वेस्टिजियल, ऐसे कुछ ऑर्गन्स है ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में जो अभी कोई काम नहीं आते, पर ह्यूमन बीइंग में काम नहीं आते, यूजलेस है, पर दूसरी तरफ काम आते, तो उसको वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन भी है, और कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है वो उसके पूरे उसमें इसमें लिखे हुए, उसमें अपेंडिक्स है, ईयर मसल्स है, विजडम टीथ है, और टेलबोन जिसको कोकिक्स, टेलबोन इज कॉल्ड एज कोकिक्स डैश डैश डैश, ऐसा एक क्वेश्चन भी था पिछले साल 2 साल पहले। टेलबोन इज कॉल्ड एज डैश डैश डैश, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ याद रखो। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई पैलियोंटोलॉजिकल इविडेंसेस भी देखा, जो फॉसिल फ्यूल्स में जो मर गए वोल्केनो के अर्थक्वेक में जो दब गए, उसका C12 और C14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, C12 और C14 के रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये जो अलग अलग ईरा है, कौन से ईरा, इन्वर्टेड इन्वर्टोब्रेट्स कहाँ थे, पैलियोजोइक ईरा बोला गया उसको, उसके बाद में मेसोइक ईरा बोला गया, और अभी जो चल रहा है वो सेनोजोइक ईरा है ना। मैमल्स और बर्ड्स ये सब आए, अभी आए मैमल्स, ठीक है। तो ये अलग अलग ईरा भी कार्बन के हिसाब से, कार्बन उसके बाद से बनाया गया। अब अगला 5th और 6th आज देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वही ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करें अपन इसको आज को। कनेक्टिंग लिंक्स, हाँ हिस्ट्री के जैसा पढ़ने का है, हिस्ट्री के जैसा कनेक्टिंग लिंक्स। 5वां एविडेंस, 5वां प्रूफ, some plants and animals show some morphological characteristics by which we can relate it to different groups, is called as connecting links. For example, peripatus characteristics like segmented body, thin thin cutile, and parapodia-like organs are present. Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulatory system similar to arthropods. This indicates that peripatus is connecting link between Annelida and Arthropoda. Similarly, duck-billed platypus lays eggs like reptiles but show relationship with mammals due to presence of mammary glands and hairs. Lungfish performs respiration with lungs irrespective of being fish. These examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes. कनेक्टिंग लिंक्स, ये एग्जांपल है, ये डकबिल, ये जो है ना, ये जो एनिमल तो इसमें दिखता देखो, तो ये इसका नाम है डकबिल प्लेटिपस, ये लंग फिश है, और ये पेरिपेटस है। पेरिपेटस तो अपन घर में भी देखते हैं, पेरिपेटस है ना। ये 3 चीज अभी वापस पढ़ो, हाँ, वापस पढ़ता 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आप। Some plants animals show some morphological characteristic by which they can relate it to 2 different group. ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं कि 2 अलग अलग ग्रुप के है, ऐसा ये ग्रुप के भी उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, और ये ग्रुप के भी कैरेक्टरिस्टिक। ए ऐसे एनिमल्स या मैमल्स है कि जिसमें बी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं और सी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ तो कनेक्टिंग लिंक है, तो बी और सी में एक कनेक्टिंग लिंक है, ए कॉमन है, बी में भी ए वाले मिलते हैं और सी में भी मिलते हैं। अब वो कौन से है देखेंगे, 2 डिफरेंट ग्रुप के, हेंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। कुछ कुछ ऐसे कि जिसमें इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक करके इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स।
Some plants animals show morphological characteristics by which they can relate it to two different groups. Hence they are called as connecting links. Connecting rings की definition. Okay, चलो पहला connecting peripatus. Peripatus segmented body. सेगमेंटेड बॉडी रहती है ना इसी इसकी, देखो ये सेगमेंटेड बॉडी, एक पहला पार्ट सेगमेंटेड बॉडी, दूसरा पार्ट थिन और क्यूटिकल रहते, क्यूटिकल एकदम थिन रहते और फ्लेक्सिबल क्यूटिकल रहते। उसके बाद में एंड पैरापोडा लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट, एंड पैरापोडिया के जैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते। सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रैचियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोडस। अब ये दो अलग अलग, दो कैटेगरी अलग अलग है। अब इसके नाम अपन वापस पढ़ेंगे। देखो एक है पेरीपेटस, पेरीपेटस, दूसरा है आर्थ्रोपोड्स। पेरीपेटस जो है ये ऐसा एक पेरीपेटस का ये पेरीपेटस है, ये ऐसा एनिमल है, एक ऐसा एनिमल है, दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं उसमें। पेरीपेटस में पैरापोडा लाइक भी दिखते और ट्रैचियल और रेस्पिरेशन भी दिखते, आर्थ्रोपोडा के जैसा भी दिखता। अब देख लो ये ट्रैचियल रेस्पिरेशन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आर्थ्रोपोड्स। अब ये सारे बायोलॉजिकल नेम है, मतलब ये बायोलॉजिकल नेम है करके अलग लगते। ये आर्थ्रो, मैं लिख रहा नाम आर्थ्रोपोड्स, ये अपन पढ़ने वाले 8वें 9वें चैप्टर में, ये पूरे नाम पढ़ने वाले, आर्थ्रोपोड्स मतलब क्या वगैरह ये पढ़ने वाले, पर ये आखिरी चैप्टर में। तो आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स किसको बोलते हैं? आर्थ्रोपोड्स को बोलते हैं जो रेस्पिरेशन सिस्टम है जिसमें लंग्स है वगैरह वगैरह, ऐसा रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ह्यूमन बीइंग के जैसे लंग्स है कुछ। अभी देखो मछली जो रहती है, मछली उसको लंग्स नहीं रहते, उनको कैसे रहते? पानी तुरंत अंदर लेंगे हवा और यहाँ के यहाँ सर्कुलेशन करके तुरंत छोड़ देंगे पानी के जरिए, बराबर, तो उनको लंग्स नहीं रहते। ये आर्थ्रोपोड इसको लंग्स रहते। तो ये जो है ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही, एक तो इनको ट्रैचियल रेस्पिरेशन सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है एक, और दूसरा सेगमेंटेड बॉडी और क्यूटाइल पैरापोडा लाइक ऑर्गन भी है। अब ये जो दो चीजें थी अलग अलग लिख रहा मैं अभी, देखो एक ये वाला सेगमेंटेड बॉडी, थीन क्यूटाइल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, ये एक हिस्सा हुआ, और दूसरा ट्रैचियल रेस्पिरेशन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। ये जो ग्रुप है सेगमेंटेड बॉडी, ये सांप जैसों का, ये सांप जैसों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स। और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और ये ट्रैचियल, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक, आर्थ्रोपोड्स की कैरेक्टर। आर्थ्रोपोड मतलब हड्डी के ढांचे वाले, है ना, जैसा हड्डी के ढांचे वाले चीज। तो सांप और हड्डी के ढांचे वाले दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं, 100% देखने के लिए मिलते हैं। सांप के जैसा भी है और पैर भी है। अब सांप को पैर नहीं है, इसको है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांप को नहीं है। हाँ, तो ये पेरीपेटस जो था इसमें दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते, किसके किसके? आर्थ्रोपोड्स के भी और पेरीपेटस के भी, मतलब पैरापोडिया की भी। आर्थ्रोपोड्स और पेरीपोडिया के दोनों के देखते। अब ऐसा क्यों हुआ बोल रहे हो? क्योंकि इवोल्यूशन की वजह से हुआ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी आए और इसमें भी आ गए, ये दो एलिमेंट थे, यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके भी आ गए, इवोल्यूशन हुआ ना, इसके भी आ गए, और फिर नया एनिमल बना हजारों साल के इवोल्यूशन के बाद। अब इसको क्या करना पड़ेगा? क्या है, सिर्फ याद रखना पड़ेगा क्या क्या नाम। ये एक ही बात बोलता हूँ तुमको, साइंस 2 जो है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, साइंस 2 जो है, साइंस 2 में बायोलॉजिकल नेम्स स्पेलिंग याद करना बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकल नेम्स, उसका स्पेलिंग और मतलब, स्पेलिंग और मीनिंग, ये दो चीजें जिसको आ गई वो जीत गया। साइंस 2 में बायोलॉजिकल नेम के स्पेलिंग और मीनिंग आ गया, वो जीत गया। जैसा अभी पेरीपेटस, स्पेलिंग और उसका मतलब, लंगफिश स्पेलिंग उसका मतलब, डकबिल प्लेटिवस स्पेलिंग उसका मतलब, पेरीपेटस, है ना। उसके बाद में क्यूटिकल, थिन क्यूटिकल, नहीं समझा? गूगल पे सर्च मारो, ढूंढो, मतलब क्या फर्क पड़ता, तुरंत बैठे बैठे क्यूटिकल मतलब क्या।
पैरापोडा लाइक ऑर्गन, अभी मैं इधर पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, अब मैं बता दूं तुमको पैरापोडिया लाइक ऑर्गन मतलब क्या, 2 मिनट में, है ना। अब मेरे जैसे तुम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं बताऊंगा तो उसको करेंगे। तुम जो एक आधी चीज नहीं समझ में है तो 2 मिनट में वो देख सकते हैं तुम गूगल पे, है ना। हाँ। और अभी नेट इतना सारी चीजें इतना फास्ट है, इंटरनेट, आईसीटी इतना, और आईसीटी बार बार तुम्हारी किताब में भी लिखा जा रहा है कि आईसीटी करो, आईसीटी करो, आईसीटी, आईसीटी मतलब क्या, इंटरनेट का इस्तेमाल करो। देखो आ गया पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, है ना। क्या है, बॉडी को लगे हुए छोटे छोटे पैर के जैसे, मतलब बॉडी के जैसे पैर नहीं रहते, वो बॉडी का हिस्सा रहता, उसको पैरापेडिया बोलते, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन। और उससे वो चलते लोकोमोशन के वास्ते, घूमने फिरने के वास्ते, लोकोमोशन के वास्ते पैरापोडिया लाइक ऑर्गन मतलब क्या, देखो, आर प्राइमरीली द ऑर्गन्स लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब हिलना डुलना, यूज्ड इन बोथ इन क्रीपिंग एंड स्विमिंग, काय के भी लिए, है ना। हाँ, तो पैरापोडिया मतलब नहीं समझ में आया तो लगे तो गूगल पे देख सकते कि पैरापोडिया मतलब तो आ गया, ये है ना पैरापोडिया है ना, ये वाले, हाँ इधर पैरापोडिया, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो मतलब पैरापोडिया मतलब क्या, फिर उसके बाद में क्यूटिकल, मतलब क्यूटिकल भी देखेंगे, चलो क्यूटिकल, और क्यूटिकल मीनिंग ऐसा लिखता मैं डायरेक्ट, नहीं मालूम ना, क्यूटिकल मीनिंग इन बायोलॉजी। देखो, क्यूटिकल मतलब क्या, वेन जैसा स्ट्रक्चर, है ना। कैसा रहता वो, ऊपर वैक्स के जैसा रहता, इनकी बॉडी भी कैसी रहती, इनकी बॉडी भी कैसी रहती मालूम ना, वैक्स की ऊपर की बॉडी का, अभी अपन तो छू के तो नहीं देख सकते पर अंदाजा आ सकता है, ये सारा वैक्स के जैसा चमकता हो, इनकी बॉडी कैसी रहती, बाहर से वैक्स की जैसी रहती, तो उसको क्या बोलते, क्यूटिकल, उसको क्या बोलते, क्यूटिकल। हाँ, हो गया। सिमिलरली ये एक पार्ट हुआ, देखो यहाँ तक ये एक पार्ट हुआ, यहाँ से लेके तो ऑर्थोपॉड्स के लिए यहाँ तक एक पार्ट हुआ, ये क्या बोले, कनेक्टिंग लिंक्स है, इसमें दोनों में एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्थोपॉड्स के और पैरापोडिया के जैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते, किसमें, पेरीपेटस में। एक बात होगी, दिस इंडिकेट दैट पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये जो पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका नाम क्या है, एनेलिडा, दो अलग अलग ग्रुप नाम रखेंगे यार, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पेरीपेटस में दिखाई देते हैं। अब एनेलिडा क्यों बोलते हैं, उसका नाम रखे उन्होंने, बायोलॉजिकल नेम एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा क्यों नाम रखे उन्होंने, आर्थ्रोपोडा। ये जितने भी सात है, सात अलग अलग टाइप है, ये अपन पढ़ने वाले है, मैमल्स, आर्थ्रोपोडा, एवेज, एवेज तो आपने पढ़े, ये वही है, देखो यहाँ पढ़े आपने ना अभी 2 मिनट, कल मैंने जो बोला था लिखने के लिए, ये देखो, मैमल्स, एवेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, फिशेस, इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे नाम है ये। वैसे कौन सा है, और कौन से नाम आए, ये भी आए, कौन से आए, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। अब बोलो इसका एक क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, पेरिपेटस कौन से दोनों के बीच में का लिंक है, बनेगा कि नहीं बनेगा क्वेश्चन, ये 3 वर्ड से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, पेरिपेटस कौन से दो ग्रुप के लिंक है, कौन सा एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, याद रहेगा। सिमिलरली ये एक एग्जांपल हुआ, ये एक एग्जांपल हुआ, दिस इज वन एग्जांपल, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, पेरिपेटस, वन एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल, सिमिलरली डक बिल्ड प्लेटिपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स, है तो डक, क्या करता हो, अंडे देता, रेप्टाइल्स के जैसे अंडे देता, तो विथ मैमल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, दोनों भी अंडे भी देता और मेमोरी ग्लैंड्स भी है उनको, मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स, मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स। ये जो डक बिल प्लेटिपस नाम का जो एक डक है, डक बिल प्लेटिपस, वो अंडे भी ले करता और उनको मेमोरी ग्लैंड्स और हेयर्स भी है, राइट, दिस इज व्हाट इज मीनिंग, है ना। दूसरा एग्जांपल हुआ, दो एग्जांपल हुए, एक हुआ पेरिपेटस, एक हुआ पेरिपेटस, दूसरा हुआ डक बिल प्लेटिपस, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक कौन से, एक भी करेगा और मेमोरी ग्लैंड्स भी है और हेयर्स भी है, दूसरा एग्जांपल हुआ। तीसरा एग्जांपल लंगफिश, तीसरा एग्जांपल लंगफिश, लंगफिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विद लंग्स
फिश तो लंग्स, फिश को फिश रेस्पिरेशन नहीं करते ना ह्यूमन बीइंग के जैसा, उनको ये नहीं है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, लंग्स नहीं है वो, उनको जो रहते हैं वो सिर्फ पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कल नहीं क्या है, कल्ले कल्ले बोलते हैं उसको, हाँ। तो उनको फिश, तो ये फिश क्या है, इंडिकेट द मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन फिशेस। इसका मतलब ये हुआ मैमल्स कहाँ से बने। हाँ, तो 3 एग्जाम्पल और एक इंपॉर्टेंट चौथा सेंटेंस वापस, एक पेरिपेटस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एक हुआ। दूसरा, दूसरा डक बिल्ड, एग्स भी ले करते, मेमोरी ग्लैंड्स भी और हेयर्स भी है, राइट, हाँ हेयर्स भी है। और तीसरा एग्जाम्पल लंग फिश, क्या करते, रेस्पिरेशन करते, लंग फिश रेस्पिरेशन, जो नहीं करना चाहिए उन्होंने, बाकी फिश रेस्पिरेशन नहीं करते पर लंग फिश रेस्पिरेशन करते, तो कहाँ से आए, इसका मतलब हुआ, तो उन्होंने कंक्लूड करे इवोल्यूशन का, उन्होंने ये बोले दिस एग्जांपल इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम, मैमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग जैसी चीजें, ह्यूमन बीइंग जैसी सारी मैमल्स, उसमें सारी चीजें आ गई, जो भी ह्यूमन बीइंग जो 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 बर्थ देते उसको मैमल्स बोलते, जो बर्थ देते, एक ले नहीं करते, जो बर्थ देते, ऐसे सारे मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम reptiles and amphibians from fishes। मैमल्स कहाँ से आए, रेप्टाइल से आए, और एम्फीबियंस कहाँ से आए, फिशेस से आए। मैमल्स कहाँ से पैदा हुए, रेप्टाइल्स, सरपटनारे, जमीन पे रेंगने वाले से क्या बने, मैमल्स बने। मतलब मैमल्स कहाँ से बने, इनका बोलना है इवोल्यूशन के सिस्टम से क्या बोलना है, मैमल्स कहाँ से बने, याद रहेगा, रेप्टाइल से। और फिशेस कहाँ से बने, या एम्फीबियंस कहाँ से बने, फिशेस से। एम्फीबियंस मतलब समंदर में तैरने वाले सारे, ये सब आ गए उसमें, फ्रॉक से लेके सारी सारी चीजें आ गई। तो 3 एग्जाम्पल, और फिर मैमल कहाँ से बना, ऐसा एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसमें आया, कनेक्टिंग लिंक्स बता रहे अपने, मेरे को लगता है तुमको समझ में आ गया। ठीक है, इसको लिखने का फिर अभी पॉइंट वाइज बना के लिखने का, ठीक है। हाँ वो मलिया, तुमने जो मेरे को पीडीएफ भेजा वो ग्रुप पे डाल दो अपने महाराष्ट्र के, हाँ ग्रुप पे डाल दो तो सबको समझ में आएगा, उसने अच्छे से लिखा, मलिया ने पूरा कल का होमवर्क अच्छे से किया, ठीक है, ग्रुप पे डाल दो। चलो ये एक पॉइंट हो गया अपना, चलो कनेक्टिंग लिंक्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, embryological evidences। आखिरी पॉइंट, embryological comparative study of embryonic development stages of various vertebrates given in the picture show that all embryos show extreme similarities during initial stages and these similarities decrease gradually. Similarities in initial stage indicate the common origin of all these embryological evidences। सारे कौन कौन देखो, फिश, salamander, tortoise, चिकन, पिग, काउ, रैबिट और मैन, इनके इनिशियल जो एम्ब्रियो रहते बिल्कुल, जो न्यू जनरेशन जो स्टार्ट होती है उसका इनिशियल कैसा रहता है, देखो ये किसका है, फिश का है, फिश का एम्ब्रियो देखो एकदम इनिशियली, सैलेमेंडर का देखो, टॉर्टोइज का देखो, चिकन का देखो, पिग का देखो, काऊ का देखो, रैबिट का देखो, मैन का देखो, फर्स्ट स्टेज में सारों का एम्ब्रियो फर्स्ट स्टेज में एक जैसा चाहिए। अगर सारों का एम्ब्रियो एक जैसा है, इसका मतलब ये सारे कहाँ से शुरू हुए, एक्सट्रीम सिमिलरिटीज, इसका मतलब वो इनिशियल स्टेज उनकी कॉमन है, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, इनिशियल स्टेज। दूसरी स्टेज में भी देखो कितना फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हाँ तीसरी स्टेज में थोड़ा फर्क पड़ गया, तीसरी स्टेज में बहुत सारा फर्क पड़ गया, है ना, इसमें हाथ पैर आ गए, इसमें आंखें आ गई, दूम आ गए वगैरह वगैरह, पर फर्स्ट स्टेज देखो पूरा 90% कॉमन है, फर्स्ट स्टेज 90% कॉमन। ये कौन सा एविडेंसेस है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। इसकी भी फिगर निकालने की कोशिश करनी, एग्जाम में फिगर निकालने को नहीं आता, ऐसे ड्राइंग मलिया ने बहुत अच्छे निकाले, जो मैं बोला ना ग्रुप वापस भेजेंगे वो ग्रुप पर, ये भी निकालो 5 और 6, 6 पॉइंट समझ में आएंगे, हैंड रेस करके एविडेंसेस, 6 एविडेंसेस समझ में आएंगे, 6 एविडेंसेस समझ में आएंगे।
महक को और सानिया को नहीं समझ में आया। 6 एविडेंसेस समझ में आएंगे। ओके गुड, चलो मेरा काम ही खत्म हो गया आज। अगर समझ में आ गए काम खत्म। चलो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, 2 पॉइंट है ये। पहला है अगले पॉइंट, वो 6 खत्म हो गए। अगले पॉइंट कौन से डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक उस में लैमार्किज्म, दूसरा पॉइंट स्पेसिएशन, तीसरा पॉइंट फिर ह्यूमन इवोल्यूशन, ये इसका आखिरी पॉइंट है ना। तो थोड़ा फटाफट पढ़ लेंगे हम। देखो चलो अभी अगले पॉइंट हो गए, वो इवोल्यूशन खत्म हो गया, इवोल्यूशन के अगले पॉइंट, पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हो गया तो ठीक है, कोशिश करेंगे। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हेलो हेलो, अभी आ रही? कैन यू हियर मी? यस। चलो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, 4 पॉइंट है अभी, 4 पॉइंट में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी ह्यूमन एवोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। चलो लिखो, डार्विन साइंटिस्ट का नाम है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो थ्योरी हिस्ट्री है, पढ़ने का है सिर्फ। चार्ल्स डार्विन हैज कलेक्टेड innumerable specimen of plants and animals, and depending upon their observations and those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. डार्विन ने क्या करा, डार्विन नाम का एक बहुत बड़ा बहुत फेमस साइंटिस्ट है, अभी भी कई सालों से इसकी थ्योरी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग इसकी थ्योरी को मानते। इवोल्यूशन जो हुआ, दुनिया कैसी बनी, ये डार्विन की थ्योरी को माना जाता। डार्विन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, और वो उसने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसने क्या किया, हजारों स्पेसिमेन, करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों स्पेसिमेन उसने जमा करे, काय के प्लांट्स और एनिमल के, और उनके एनिमल के उसके स्टडी किया उसने स्पेसिमेन के हिसाब से, और अपनी एक थ्योरी उसने लिखी। वो थ्योरी का नाम है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसको क्या दिखाई दिया मालूम क्या? उसको ये दिखाई दिया कि जो चीज की जरूरत है, वो चीज अगर वो इंसान में वहां पे वो टाइमिंग में रहेगी, मतलब जो चीज की जरूरत है, इंसान को अगर पैर की जरूरत है तो पैर बराबर आ गए, इंसान को अगर दांत की जरूरत है तो दांत आ गए, परिंदे को अगर पर की जरूरत है तो पर आ गया, अगर कड़क चोंच चाहिए तोड़ने के लिए, कुछ जाम वाम तोड़ने के लिए, तो कड़क चोंच, है ना, बीक मिल गई, है ना। अगर जहर चाहिए तो जहर मिल गया, उनको पॉइजन मिल गया। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइव करने के लिए जो फिट था वो जो आगे बढ़ सका, जो ने खुद सर्वाइव नहीं, मतलब जिसके पास ये चीजें नहीं आई, मतलब वो नहीं आगे नहीं बढ़ सका, तो उसको क्या बोले मालूम? कि उन्होंने फॉर दिस पर्पज डार्विन हैज पब्लिश्ड ए बुक, किताब का नाम ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये एमसीक्यू आता, डार्विन की किताब का नाम बोलो,
origin of species. While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. सारे ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करते, रिप्रोड्यूस करते, है ना। जहाँ पेड़ पौधे भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते, इंसान भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते, है ना। अगर खत्म हुआ तो वापस लॉग इन करने का याद रखो। reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in a life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show modifications essential for winning the competition. हर स्पेसीज जो दुनिया में है वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही है जिंदा रहने के लिए। पेड़ एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, है ना। जानवर एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं खाने पीने के वास्ते। अगर अगर हिरन को भागने का, अगर उसको तेज दौड़ने की, अगर उसके उसके पास अगर एबिलिटी नहीं है तो हर हिरन मर जाएंगे, हर शेर उसको खा जाएंगे। हाँ, तो अपने आप को कॉम्पीट करने के लिए हर इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ विनिंग कंपटीशन करने के लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हो, उन्होंने वो कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला कि नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। However, besides this natural selection also plays important role because of nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. जो फिट है वही बचे, बाकी खत्म हो गए। कौन से बचे कौन से रहे उसके बारे में बता रहा ना डार्विन ओरिजिन। हाँ, sustaining the selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific characters. Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration. However, some objections were raised against the theory. Some of the main objections are, डार्विन की थ्योरी मानी गई पर उसमें जो कुछ ऑब्जेक्शंस थे वो ऑब्जेक्शन लिखे दिखे। कौन से ऑब्जेक्शन है अपन देखेंगे। चलो, डार्विन थ्योरी, नाम आ गया चार्ल्स डार्विन, उसने किताब लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सर्वाइवर फॉर फिटेस्ट, और क्या हो गया मेन, क्या नेचुरल सिलेक्शन। जिसके पास कंपटीशन जीतने के लिए अपने आप को मॉडिफाई, जिसने मॉडिफाई करा वो रह गया, बाकी खत्म हो गया। ऐसा उनका बोलना है, डार्विन का बोलना। चलो, ऑब्जेक्शन क्या थे, कितने ऑब्जेक्शन थे और क्या थे, तीन ऑब्जेक्शन थे। तीन ऑब्जेक्शन थे तीन ऑब्जेक्शन थे। पहला क्या, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से जीवन नहीं होगा, दूसरी भी चीजें थी इवोल्यूशन के लिए, है ना। नेचुरल सिलेक्शन मतलब सिर्फ फिट हो रहना और अपने आप को काबिल बनाना या अपने आप को वो कंपटीशन में जीतना, इसके जरिए सिर्फ एनिमल और प्लांट जिंदे रहे ऐसा नहीं, बाकी भी चीजें थी। हाँ, तो दिस इज पॉइंट नंबर वन, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। ये क्वेश्चन आता क्या है, ऑब्जेक्शंस और डार्विन्स थ्योरी। तो तीन ऑब्जेक्शंस है, मेन तीन ऑब्जेक्शन है। हाँ, ऑब्जेक्शंस, प्रॉब्लम्स। उसने बोला था नेचुरल सिलेक्शन, हम लोगों ने बोले सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन थोड़ी, दूसरी भी चीजें रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। उसमें से उसने ये नहीं बोला कि कौन सा यूजफुल है और कौन सा यूजलेस है, नहीं बोल सका भाई। कोई चीज अगर यूजलेस है तो उसने बोलने मांगता था ना ये यूजलेस है करके, इसलिए ये खत्म हो गया, उसको बोलते नहीं आया। कुछ चीजें बताया, कुछ चीजें नहीं बताया। दूसरा पॉइंट हुआ ये ऐसे कैसे लिखने के पॉइंट, याद करने का, रट्टा मारने का, तीन। हाँ, ऑब्जेक्शन से रट्टा लिख डालने के, याद करने के, नींद में से उठा के वो बोले तो भी तीन अपने को ही लिखते आने मांगा। देर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। कुछ एकदम फास्ट चेंजेस हुए, कुछ 10,000 साल में कुछ चेंजेस हुए, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर सका। डार्विन एक्सप्लेन तीन चीजें, नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ वही, सिर्फ सब कुछ नहीं है। डार्विन ने यूजलेस और यूजफुल को नहीं बता पाया, और स्लो चेंज और फास्ट चेंज, एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब फास्ट, स्लो और एब्रप्ट को नहीं समझा पाया। तीन ऑब्जेक्शन थे उसके ऊपर मेनली। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, डार्विन वर्क इवोल्यूशन वाज अ माइलस्टोन। इसके बावजूद भी डार्विन के थ्योरी को अभी तक माना जाता है क्योंकि बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया था, बहुत पढ़ाई की थी, बहुत स्टडी किया था। ये डार्विन का भी 1809 से 1882। द इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ही शोड ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व। और तब तक नहीं था ना, तब तक कंफ्यूजन था 1800 तक, भाई ये दुनिया कैसे पैदा हुई, क्या हुआ। कुरान में, बाइबल में आता था पर लोग मान रहे थे नहीं ना उसको, अभी भी नहीं मानते। तो इसने अपनी थ्योरी अलग से बता दी और उसको लोग मानना लगे, फिर ऐसा हुआ। पीरियड ऑफ 1000 years फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ही प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, नेचुरल, नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, ठीक है।
अभी वो हो गया डार्विन की। अभी किसके किसका देखने का, दूसरा साइंटिस्ट का नाम लैमार्किज्म। दूसरे साइंटिस्ट का नाम, डार्विन का समझ में आ गया, हो गया लैमार्किज्म, है ना। लैमार्किज्म भी क्या था, साइंटिस्ट था, उसने भी अपनी क्या करी, एक थ्योरी दी, लैमार्किज्म है दूसरा, लैमार्किज्म और तीसरा आप लोगों को जो देखने के, चलो लैमार्किज्म का देखेंगे पहले, तीसरा नहीं ये है, चलो देखते हैं साइंटिस्ट, चलो लैमार्किज्म का देख लेंगे पहले, है ना। जीन लैमार्किज्म, जीन बैप्टाइज्ड लैमार्किज्म proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind these morphological changes is activities or laziness of that organism. He called the concept of principle of use or disuse of organs. यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, किसी चीज का इस्तेमाल करना, एक्टिव रहना या लेजी रहना। सालों तक कोई प्लांट या एनिमल किसी ऑर्गन का इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने, इसकी वजह से वो टूट गई या निकल गई, और जिसका ज्यादा इस्तेमाल किए गए वो ज्यादा बढ़ गया। जैसा फॉर एग्जाम्पल, इंसान ने उसके पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा इवोल्यूशन बोलती है ना, थ्योरी बोलती, बैप्टिज्म बोलता, ये लैमार्क बोलता, क्या बोलता, इंसान ने पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया, इसकी पूंछ निकल गई। ऑन द कॉन्ट्री उसने ब्रेन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया, इसलिए दूसरे एनिमल से ज्यादा इंसान का ब्रेन ज्यादा फास्ट और डेवलप्ड है। यूज और डिसयूज, यूज क्या किए, ब्रेन का इस्तेमाल यूज किए, डिसयूज किया कि, राइट। सो दिस इज, उसने एग्जांपल कौन नाम क्या, जीन बैप्टाइज लैमार्क, यूज डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, लेजीनेस या एक्टिव, याद रहेगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ओके। फर्दर ही सेड दैट नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स। उसकी पहले जिराफ की इतनी अभी जितनी लंबी है उतनी नहीं थी, उसका बोलना ऐसा, पर जैसे जैसे पेड़ों के हाइट बढ़ती गई और खाने को कम मिलने का लगा, वो अपनी गर्दन और ऊंची करने लगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में लंबी लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हुए, सेवरल जनरेशन के बाद। फर्दर ही सेड दैट नेक ऑफ जिराफ हैज बीन टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ all tall plants by extending the neck for several generations। कई जनरेशन में धीरे करके उनकी क्या हुई, क्या बढ़ गई, एक एग्जांपल हुआ, जिराफ की नेक बढ़ गई। सिमिलरली shoulders of the iron smith have become very strong due to frequent hammering of movements। आयरन स्मिथ का क्या हुआ, आयरन स्मिथ का जो शोल्डर्स है वो बहुत स्ट्रांग बन गए। आयरन स्मिथ मतलब, आयरन स्मिथ मतलब लोहे के काम करने वाले लोग, उनके शोल्डर्स क्या बन गए, आयरन स्मिथ, है ना, आयरन स्मिथ। चलो बताते हैं आयरन स्मिथ, है ना, लोहे के काम करने वाले। तो जो जिन्होंने जनरेशन तक लोहे के काम किए, ऐसे लोग लोहार, जनरेशन तक काम किए, तो लोहार के शोल्डर्स क्या रहते, बड़े रहते, ऐसा बोल रहे हो। तो ये एक एग्जांपल हुआ, पहला एग्जांपल जिराफ का दिए, पहला एग्जांपल जिराफ का दिए, समझ याद रहेगा, पहला एग्जांपल जिराफ का है, दूसरा एग्जांपल आयरन स्मिथ का है, तीसरा विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। ऑस्ट्रिच और इमू के क्या, उन्होंने उड़ना छोड़ दिया तो उनके क्या हो गए, विंग बर्ड विंग्स क्या हो गए, उनके विंग्स पर क्या हो गए, उनके वीक हो गए। उसके बाद लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर एज वेल, है ना, जमीन पे चलना और पानी में भी रहना, उसके वजह से डक और स्वैन के पैर ज्यादा स्ट्रांग बने। चौथा, पहला जिराफ, दूसरा आयरन स्मिथ, पहला जिराफ, दूसरा आयरन स्मिथ, तीसरा विंग्स ऑफ बर्ड्स, ईमू और ऑस्ट्रिच, पहला जिराफ, दूसरा आयरन स्मिथ, तीसरा ऑस्ट्रिच और ईमू, चौथा स्वैन एंड डक, पांचवा स्नेक्स। स्नेक्स लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन, छुपके रहने की वजह से, बरोइंग हैबिट की वजह से, कई सालों तक छुपके रहने का, बोरोइंग हैबिट की वजह से
अपने पैर उनके चले गए, किसके? स्नेक्स के पैर चले गए। 5 पॉइंट। इस्तेमाल, यूज और डिसयूज की वजह से ऑर्गन्स में मॉडिफिकेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ। किसने बोला?